तरह हिंदी कोश निर्माण में बहुत से भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अपना अवदान किया। फर्ग्यूसन, गिलक्राइस्ट की तरह कोश निर्माण की इस परंपरा में महत्वपूर्ण नाम विलियम हंटर का भी आता है। सन 1818 में विलियम हंटर द्वारा निर्मित हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश का प्रकाशन हुआ। यह ग्रंथ 2 खंडों में तैयार किया गया था और टी हर्बर्ट के हिंदुस्तानी प्रेस से रोमन अक्षरों में इसका प्रकाशन किया गया था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें अरबी, फारसी और हिंदी संस्कृत के शब्द भी शामिल किए गए थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें पर्शियन यानी फारसी, उर्दू, अरबी इन शब्दों का प्रचलन प्रचुर मात्रा में था, क्योंकि राजकाज की भाषा फारसी थी और हिंदी की अनेक बोलियों में साहित्य सृजन हो रहा था। कविताएं लिखी जा रही थीं, प्रबंध और मुक्तक लिखे जा रहे थे। उसमें ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और तमाम तरह की सदुक्कड़ी भाषा जो मिलीजुली भाषा थी, इनका प्रयोग भी हिंदी जगत में हो रहा था। राजस्थानी भाषा में राजस्थान में बैठकर सृजन चल रहा था। बहुत से रचनाकार कविता लिख रहे थे। इसी तरह हिंदी प्रयोग वाले क्षेत्रों में और हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी में लेखन चल रहा था। बहुत से पंजाबी के कवि तो पंजाबी के थे, लेकिन गुरमुखी लिपि में वो ब्रजभाषा में कविता कर रहे थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू और तमाम उन बोलियों के शब्द इस तरह के कोशों में समाहित हो रहे थे। इन शब्दों को व्युत्पत्ति के साथ उल्लिखित किया जा रहा था। इसके तीसरे संस्करण में इस कोश में दक्षिणी हिंदी के शब्दों को भी शामिल करने की जानकारी मिलती है। दक्षिणी हिंदी, जिसकी शुरुआत अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों से होती है, जो आंध्र प्रदेश में जाकर दक्षिणी हिंदी के रूप में संकुचित हो जाती है, उसकी शब्दावली भी इस तरह के कोशों में उस समय समाहित की गई थी। सन 1817 में जॉन शेक्सपियर द्वारा लिखित 2239 पृष्ठ और 70,000 शब्दों वाला हिंदुस्तानी अंग्रेजी शब्दकोश भी हमें मिलता है। इसमें बहुत से शब्दों की व्युत्पत्ति पर विचार किया गया, यानी वो शब्द बना कैसे, उसकी संरचना, उसका गठन कैसे हुआ, उसका उद्भव कहाँ से होता है, उसका रूट क्या है। इसके तीसरे संस्करण में दक्षिणी रचनाओं में से बहुत से शब्द चुनकर शामिल किए गए, जो चौथे संस्करण में वली, मीर, मीर हसन तथा तकी आदि लेखकों के इखवाम सफ़ा और गुल बकावली, बागो बहार, तोता कहानी, बागे उर्दू, अनवरे सुहेली, आराइशे महफिल आदि इन सब गद्य रचनाओं में से भी बहुत से शब्दों को चुनकर इन कोशों में शामिल किया गया था। संस्कृत के कई शब्द इस कोश में समाहित किए गए। शेक्सपियर की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने से पहले के कई कोशकारों के कार्य से लाभ उठाया और अपने कोश को समृद्ध और अद्यतन बनाने का प्रयत्न किया था। सन 1829 में पादरी टी एडम ने एक हिंदी शब्दकोश तैयार किया, जिसमें हिंदी से हिंदी शब्दार्थ दिए गए थे। इसका दूसरा संस्करण 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एडम साहब द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ की चर्चा भी हमें मिलती है। हिंदी में यह अपनी तरह का एक पहला कोश था। सन 1848 में बोलचाल के तथा साहित्य के 1,13,000 शब्दों का संग्रह हिंदी और अंग्रेजी कोश ग्रंथ के रूप में सामने आया। इसके लेखक थे A.T. टॉप्सन तथा इसका उच्चारण रोमन में दिया गया था। सन 1848 ईस्वी में डंकन फॉरवर्स के हिंदुस्तानी और अंग्रेजी कोश की जानकारी भी मिलती है। ये लंदन में किंग्स कॉलेज में भाषा और साहित्य के प्रोफेसर थे। इस कोश का मुख्य आधार 1808 में प्रकाशित हंटर के कोश को बनाया गया था।
इसमें पूर्व प्रकाशित कुछ कोशों की चर्चा भी की गई है। सन 1870 ईस्वी के आसपास पादरी J.D. बेट का ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का शब्दकोश देखने को मिलता है। हिंदी व्याकरण तथा ध्वनि गठन पर विचार करते हुए लेखक ने बोलियों के कुछ शब्दों को भी समाहित किया। बाइबिल के कुछ शब्द भी इसमें समाहित किए गए। इसमें अपने से पहले के 3 कोशों की चर्चा भी की गई है। इस तरह के कोशों के अतिरिक्त कुछ अन्य कोशों की जानकारी भी मिलती है, जिनमें A.T. फ्लॉन्ट्स का उर्दू हिंदी अंग्रेजी कोश मिलता है। सन 1884 ईस्वी में प्रकाशित इस कोश में शब्दों का क्रम उर्दू वर्णमाला के हिसाब से रखा गया है। व्याकरण उच्चारण संबंधी दोषों से दूर यह अत्यंत प्रचलित कोश बना। युगीन हिंदी के अच्छे कोशों में इसकी गिनती की जाती है। इसी प्रकार कैप्टन प्राइस के प्रेम सागर का शब्द भंडार नामक एक कोश की चर्चा भी मिलती है। थॉमसन की एक स्कूल डिक्शनरी, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है, किंतु यह मात्र एक शब्द संग्रह था जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को भी नहीं अपनाया गया था। इसी तरह के 1897 ईस्वी में रोजारियो के अंग्रेजी, बंगला और हिंदुस्तानी कोश के प्रकाशन की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस कोश में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का विस्तृत अर्थ भी दिया गया है। इस प्रकार के कोशों की परंपरा में सर्वाधिक प्रचलित, चर्चित और प्रामाणिक कोश फादर कामिल बुल्के का माना जाता है। यह कोश अंग्रेजी हिंदी कोश के रूप में आज भी उतना ही लोकप्रिय, उपयोगी और सार्थक है जितना उस जमाने में था। फादर कामिल बुल्के, हम जानते हैं कि उन्होंने राम कथा पर अपना शोध प्रबंध भी लिखा था। हिंदी को, कोश जगत को उन्होंने जो अपना योगदान किया, उनका जो अवदान है वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और स्तुत्य है, क्योंकि हिंदी जगत में इस कोश को अनुवादकों के लिए, भाषा के अध्येताओं के लिए, शोधार्थियों के लिए आज भी उपयोगी माना जाता है। हिंदी अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए बराबर उपयोग में आने वाले इस कोश में अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण को भी नागरी लिपि में दिया गया है, जो कि निश्चित रूप से प्रयोक्ताओं के लिए या कोश के लाभार्थियों के लिए उपयोगी बन गया है। लिप्यंतरण का पूरा विवरण भी इस कोश में दिया गया है। कोश में प्रयुक्त सभी संकेतों को स्पष्ट किया गया है। अंग्रेजी शब्दों के विभिन्न अर्थ देकर कोष्ठक में अतिरिक्त संकेत भी दिए गए हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंगी ऐसे शब्दों को चिन्हित करने का एक रचनात्मक प्रयत्न भी इस कोश में देखने को मिलता है। वर्णमाला क्रम, अर्धविराम, इनके द्वारा विभिन्न अर्थों का विभाजन, 2 अलग शब्दों में लिखित समास, इन सब की जानकारी भी इस कोश के माध्यम से मिलती है। हम देख सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के का जो भाषा ज्ञान था, जो व्याकरणिक बोध था, वह अद्भुत था। कुछ अन्य कोशों की जानकारी भी इसी संदर्भ में मिलती है, जिसमें 1705 में फादर फ्रांसिस्कस एम तुरैनेसिस द्वारा तैयार किए गए लेक्सिकन लिंगुआ इंडोस्तानिका नाम से एक कोश की उपलब्धि होती है। इसमें बाइबल से संबंधित रचना के बहुत सारे शब्दों को सविस्तार ग्रहित किया गया। ईसाई मिशनरियों का यह पहला कोश माना जाता है। सन 1894 में रहवेन थॉमस केवेल ने जो ग्रंथ तैयार किया, जो कोश तैयार किया, उसे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के रूप में प्रकाश में लाया गया। इसमें 35,000 शब्दों का संग्रह मिलता है। इसमें से शब्दों की व्युत्पत्ति, मुहावरे आदि, उनका अर्थ आदि यह भी दिया गया है। कहीं कहीं उसकी सचित्र व्याख्या भी दी गई है। 307 पृष्ठ की यह पुस्तक, यह कोश ग्रंथ हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से केवल सस्ती कीमत में, उस जमाने के 8 आने की कीमत में उपलब्ध कराया गया था। इस तरह इंग्लिश हिंदुस्तानी वैक्यूबलरी शीर्षक से एक अन्य कोश भी प्रकाश में आया, जिसके लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल DC फिलॉट हैं। यह बाहरी पब्लिकेशन से सन 1982 में पुनः मुद्रित हुआ है।
इसका प्रथम संस्करण सन 1917 में प्रकाश में आया था। एम मोनियर विलियम्स के ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड संस्कृत कोश की जानकारी मिलती है, जो संस्कृत के दुनिया में, हिंदी की दुनिया में, अंग्रेजी की दुनिया में बहुत लोकप्रिय बना। यह मोतीलाल बनारसी दास से छपा था। सन 1976 में इसका चौथा संस्करण प्रकाश में आया है। इस तरह के कोशों के अतिरिक्त रूसी हिंदी तथा हिंदी रूसी कोश भी आकर्षण का विषय बने हैं। ब्रेस्कोव्स्की का हिंदी रूसी शब्दकोश 2 खंडों में 75,000 शब्दों के साथ प्रकाश में आया, जो सन 1972 में प्रकाशित हुआ। इस तरह संकलनकर्ता के रूप में बरखुदारोव व मा बेस्कावनी, ए जोग्राफ तथा ब पा लिप्रोवस्की आदि इन सब ने भी कोश निर्माण की दुनिया में महत्वपूर्ण अवदान किया। साहित्यिक हिंदी के शब्द तथा पर्यायवाची शब्दों की बहुलता इसकी विशेषता है। उपभाषाओं और बोलियों के शब्दों को भी इसमें समाहित किया गया है। सन 1953 में हिंदी रूसी शब्दकोश के प्रकाशन के प्रमाण भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी रूसी और रूसी हिंदी पॉकेट डिक्शनरी यानी लघु संस्करण, इनका उल्लेख भी मिलता है। सन 1958 में प्रकाश में आने वाली ऐसी पॉकेट डिक्शनरियां बहुत सी उपलब्ध हुईं। जो छात्रोपयोगी शब्दकोश मॉस्को 1962 में तैयार किए गए, इसकी शब्द संख्या 4,500 लगभग बताई गई। इसका संकलन उल्स्केरोव ने किया था। इस प्रकार सोलंतसेवा द्वारा संकलित 10,000 शब्दों वाले रूसी हिंदी शब्दकोश की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। कतिपय लोकोक्ति संग्रह तथा पारिभाषिक शब्दावली संग्रह भी उस समय तैयार किए गए थे। सन 1824 में फारसी और हिंदुस्तानी कहावतों का संग्रह प्रमुख रूप से सामने आया। थॉमस रोबक का लोकोक्ति संग्रह नामक एक कोश भी संपादित होकर प्रकाश में आया। एच विल्सन ने इसका संपादन किया। वास्तव में विलियम इंटर ने ओरिएंटल परबेरियल डिक्शनरी नामक इस तरह के ग्रंथ का कोश के रूप में निर्माण किया और यही आगे चलकर थॉमस रोबक ने इसको विस्तार दिया, इसका आकार बढ़ाया और उनके तीसरे मित्र विल्सन ने इस कार्य को संपन्न करने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। सन 1817 ईस्वी में जन्मे फैलन साहब का एक कोश भी हमारे प्रकाश में आया, जो अनोखा कोश है, जिसमें शब्दों और कहावतों को अत्यंत परिश्रम से संग्रहित किया गया। अ न्यू हिंदुस्तानी इंग्लिश डिक्शनरी विद इलस्ट्रेशंस फ्रॉम हिंदुस्तानी लिटरेचर एंड फोकलोर नामक यह कोश सन 1869 में और 89 में पुनः प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तानी कहावतों के इसी विशाल कोश को कैप्टन R.C. टेम्यूल ने संपादित किया, संशोधित किया और प्रकाशित किया। मारवाड़ी, मगही और भोजपुरी की कहावतें भी इसमें संकलित की गईं। इन्हीं फैसल साहब ने सन 1878 के आसपास एक कानून और वाणिज्य कोश भी बनाया, जिसमें तदयुगीन भारतीय न्यायालयों में प्रयुक्त शब्दावली की जानकारी भी संकलित की गई। इन्हीं फैसल साहब ने सन 1878 के आसपास एक कानून और वाणिज्य कोश के माध्यम से इस युग की एक बड़ी रिक्ति को पूरा किया। थॉमस रोबक के ही एक नाविक कोश की चर्चा भी मिलती है, जिसमें नौसेना से संबद्ध शब्दों का संग्रह किया गया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा भाषा पत्रिका के दिसंबर 1967 के अंक में लिखित हिंदी कोशों की परंपरा शीर्षक में कुछ बोलियों के कोशों की चर्चा भी की गई है, जिसमें नोट्स एंड ए शॉर्ट वोकैबुलरी ऑफ द हिंदुवी डायलेक्ट ऑफ बुंदेलखंड इसका उल्लेख भी मिलता है। पारिभाषिक शब्दावली, शरीर रचना और चिकित्सा शब्दावली उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी पीटर ब्रेटन के 1825 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित सब संग्रह को भी हम भुला नहीं सकते। इसमें मानव शरीर के अवयवों, चिकित्सा संबंधी शब्दों, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत के पर्याय, रोमन, नागरी और अरबी शब्दों में इनका उल्लेख करना यह भी महत्वपूर्ण बन गया। आगे के कोशकारों के लिए इस ग्रंथ ने अत्यधिक सहायता की, उनका मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह बहुत से
विदेशी विद्वानों द्वारा तैयार किए गए अन्य अनेक प्रकार के कोश भी उपलब्ध होते हैं, जिनकी जानकारी अभी प्रामाणिक रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका उल्लेख कहीं न कहीं मिलता है। बहुत सी सीमाओं के बावजूद आज के हिंदी कोश के भंडार की पृष्ठभूमि को सुदृढ़ और समृद्ध करने वाले इन कोशों की भूमिका को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि विदेशी कोशकारों की भूमिका वास्तव में हिंदी कोश जगत को एक सुदृढ़ आधारशिला देने में दिखाई देती है। हिंदी के शब्द समूह को एकत्रित और व्यवस्थित कर वैज्ञानिक ढंग से क्रम देकर संग्रह तैयार करने वाले इन विदेशी विद्वानों के श्रम से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। आज के अत्याधुनिक और नव्यतम कोश विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने में अगर इन पूर्वज कोशों की चर्चा न करें तो यह सिलसिला कुछ अधूरा रह जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत से विदेशी विद्वान इस दिशा में सतत कार्यरत रहे। आज भी ऐसे बहुत से देश विदेश में बैठे हुए हिंदी के ज्ञाता, हिंदी में अभिरुचि रखने वाले, हिंदी कोश की दिशा में, हिंदी साहित्य के इतिहास की दिशा में, हिंदी व्याकरण निर्माण की दिशा में काम करते हुए, अपना योगदान करते हुए दिखाई देते हैं। चेलीशेव के व्याकरण की चर्चा हम बार बार करते हैं, फादर कामिल बुल्के के कोश की चर्चा हम बार बार करते हैं, और इसी तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन या भाषाई सर्वेक्षण आदि के क्षेत्र में हम उनकी भूमिका को विशेष रूप से उल्लेखनीय मानते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो कोश निर्माण का एक मजबूत आधार विदेशी विद्वानों के माध्यम से हमें मिला, उसने हमें कोश निर्माण की वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ा, हमें बताया कि इन कोशों की उपादेयता भारतीय इस भाषाई वैविध्य को समझने की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं के और उसकी बोलियों के साहित्य को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, महाविद्यालयों में शिक्षण अर्जित करने वाले, प्रशिक्षण अर्जित करने वाले शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनको इन कोशों से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ये कोश हमारे उस अतीत को, जो गौरवशाली अतीत था, हमारी शब्द संपदा को, हमारी शब्द संपदा की अर्थछटाओं को उद्घाटित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। इस तरह हम यह भी देख सकते हैं कि इस कोश निर्माण की सशक्त, सुदीर्घ और सतत परंपरा ने यह भी बताया कि हिंदी के पास जो शब्द संपदा है वह कितने प्रकार की है। उसमें तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, आगत शब्द हैं, बहुत से विदेशी भाषाओं के शब्द भी हैं। उसमें अनेक भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा को भी आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया है, अनुकूलित करने का प्रयत्न भी किया गया है। इन सब की चर्चा भी हमें इन विदेशी विद्वानों द्वारा की गई कोश निर्माण की परंपरा में मिलती है। इन विदेशी विद्वानों का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेय यह भी है कि इन्होंने बड़ी गहनता और गंभीरता से हिंदी साहित्य का अध्ययन किया, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन किया, और इस सब के साथ साथ जो संस्कृत की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हमें प्राप्त होती है, उसको भी इन्होंने अध्ययन करने के बाद आत्मसात किया। उसमें से शब्द निकाले, शब्दों के संग्रह किए, कहीं उर्दू से, कहीं फारसी से, कहीं संस्कृत से, कहीं ब्रज भाषा से, कहीं अवधी से, कहीं भोजपुरी से, और ऐसे ही लैटिन से, जहाँ जहाँ इन्हें उपयुक्त लगा उन शब्दों का इन्होंने संग्रह किया। फिर उन्हें वर्ण क्रमानुसार कोश क्रम से तैयार किया, और कोश निर्माण की एक वैज्ञानिक पद्धति जो होनी चाहिए उसको हिंदी जगत में उपस्थित कराया। निश्चित रूप से इन कोशों में इन कोशकारों के गहन गंभीर अध्ययन के साथ साथ भाषा बोध की समझ भी प्राप्त होती है। शब्दों की विवेचना, शब्दों की विकास यात्रा, शब्दों के भीतर निहित उनके अर्थ के विस्तार, इन सब को भी इन्होंने समझा,
समझने के बाद कोशों में पिरोया और फिर कोशों के रूप में तैयार करके, निर्मित करके हिंदी जगत के सामने उपस्थित किया। यह ठीक है कि जिस तरह से, जितनी मात्रा में, जितने प्रकार के कोश आज हमें हिंदी जगत में मिलते हैं, उस प्रकार के उतने कोश हमें आज़ादी से पहले या इन अंग्रेजी या विदेशी विद्वानों द्वारा निर्मित कोशों में प्राप्त नहीं होता। लेकिन कोश निर्माण की एक वैज्ञानिक पद्धति को, एक प्रक्रिया को, एक मार्ग को प्रशस्त करने में इनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। अभी ऐसे और बहुत से कोशकार, वैयाकरण, इतिहासकार, साहित्यकार हमें भारत से बाहर अनेक देशों में अगर हम खोजबीन करें, शोध करें, तो मिलेंगे, जिन्होंने वास्तव में न केवल कोश निर्माण की दुनिया के लिए, साहित्य के इतिहास के लिए भी या साहित्य की विकास यात्रा के लिए भी बहुत सा काम विदेशी विद्वानों ने किया है। किंतु ये जो कोश विज्ञान है, यह अत्याधुनिक और नव्यतम कोश विज्ञान के मार्ग को, की धारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देख सकते हैं कि वास्तव में किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, इन सब के लिए इन कोशों की उपादेयता असंदिग्ध है। ये सभी मिलकर जिस तरह का अवदान, जिस तरह का योगदान कोशों के माध्यम से करते हैं, आज पूरा हिंदी जगत हिंदी कोश निर्माण में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से या ऑफलाइन शब्दकोश निर्माण करने वाले लोगों के लिए इससे निश्चित रूप से एक प्रशस्त मार्ग, एक प्रशस्त राह उपलब्ध हुई है। और अब अनेक प्रकार के कोश लेखन का एक सिलसिला, एक परंपरा चल निकली है, जो मौलिक सृजन करने वाले और अनुवाद करने वाले तमाम लोगों के लिए, विद्वानों और अध्येताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनती जा रही है। मित्रों, इस विषय को अभी फिलहाल हम यहाँ विराम देते हैं। पुनः एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।